राइट। अब लेवल ऑफ ऑटोमेशन क्या है? लेवल ऑफ ऑटोमेशन आप हमेशा डिसाइड करेंगे इनिशियली वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू मेक एन ऑटोमेटेड सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि अभी आपके पास CMS है फॉर एग्जांपल। हाउ डू यू यूज़ दैट? दैट इज़ अ सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम। सेमी ऑटोमेटेड मैं इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ पे कुछ चीज़ें मैनुअल चल रही हैं, कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटेड चल रही हैं। अभी थोड़े टाइम पहले तक दैट वाज नॉट अवेलेबल ऑन वेब, दैट वाज जस्ट ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है कि द सिस्टम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर का मतलब क्या है? इज दैट ऑन वेब और इज दैट ऑन वंस अगेन लोकल एरिया नेटवर्क पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, राइट? अगर ये वेब के ऊपर है तो कौन इसको यूज़ कर रहा है? जैसे अभी तो ये फॉर्म जो इन्होंने बताया कि पैसेंजर आएगा, फॉर्म फिल करेगा, क्लर्क को देगा, क्लर्क वेरीफाई करेगा। तो क्या हम एक पैसेंजर को डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं सिस्टम की कि वो उसको डायरेक्टली एक्सेस करे और उसके बाद उसके ऊपर अपने फॉर्म फिल करे और सिस्टम वेरीफाई करे? सो इट डिपेंड्स कि आपने लेवल ऑफ ऑटोमेशन शुरू में क्या सोचा है। इसी वजह से मैंने कहा है कि अगर कोई एम्बिगुटी है, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स इनिशियली आइडेंटिफाई करें। सो मैं ये पैरेलल में चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ कि एम्बिगुटी क्या है कि किस लेवल की ऑटोमेशन चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपका जो अटेंडेंस का सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम क्या होगा कि मैं एक रजिस्टर के ऊपर सब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगाऊँ। सेमी ऑटोमेटेड क्या हो सकता है कि मैं एक्सेल शीट में लगाऊँ। सेमी ऑटोमेटेड क्या हो सकता है कि मैं CMS पे लगाऊँ। एंड वाई आई एम कॉलिंग इट अ सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम? बिकॉज आई हैव टू मार्क यू एज एब्सेंट और प्रेजेंट, यू आर नॉट डूइंग इट डायरेक्टली। और अगर मैं कहती हूँ कि हम बायोमेट्रिक मशीन्स लगा लेते हैं, क्लास की एंट्रेंस के ऊपर कोई थंब स्कैनर, आई स्कैनर लगा लेते हैं, या क्लास में एक कैमरा लगा लेते हैं जो कि डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर पिक्चर लेगा स्टूडेंट्स की और फिर मैच कर लेगा कि कौन प्रेजेंट था कौन एब्सेंट था, तो वो एक फुल ऑटोमेटेड सिस्टम हो सकता है। और बाद में हमें रिपोर्ट भी जनरेट कर दे कि शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस किसकी है, कौन कितने लेक्चर्स में प्रेजेंट था, वो पूरी रिपोर्ट कैलकुलेट करके दे दे, राइट? सो यू नीड टू डिफ्रेंशिएट। अभी आप क्या करते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई करना है किसी भी जगह पर, आप उनके ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में यू एज अ कैंडिडेट अपना रजिस्टर करवाते हैं, खुद को साइन इन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, सिस्टम वेरीफाई कर लेता है जो चीज़ें उसने वेरीफाई करनी है। उसके बाद या तो वो कहता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, या वो कहता है आप बैंक में जाओ पेमेंट करके आओ, एंड देन यू विल बी गिवन अ क्या कहना चाहिए, कोई रिसीट जनरेट होगी, एंड देन यू विल बी एबल टू सेट फॉर द एंट्री टेस्ट एग्जाम। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ ऑटोमेशन है, राइट? इसके बाद मैं कहती हूँ कि ओके मैंने शॉप पे जाना है, मैंने शॉपिंग करनी है। एक सिस्टम क्या हो सकता है, मैनुअल सिस्टम क्या है कि एक छोटी सी आपकी गली की शॉप है और आप जाके उसको कहते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल नमक दे दो, चीनी दे दो, ब्रेड दे दो, कुछ भी। वो क्या करेगा, वो वहाँ शेल्फ से उठाएगा, चीज़ें आपको ला के देगा, अपनी एक रिसीट बुक के ऊपर उसका रिकॉर्ड रखेगा और आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। ऐसे ही होगा। दूसरी तरफ क्या है कि मैं एक ग्रॉसरी स्टोर में जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मेट्रो जाती हूँ, मैं अपनी कार्ट में चीज़ें रखती हूँ, अब वहाँ पे क्या है कि वो स्कैन करते हैं उसको, और इज़ दैट ऑटोमेटेड? अब इसी को अगर हम ऑनलाइन ले जाएं, सो आप देख रहे हैं कि फ्लेवर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट तरह के सिस्टम्स के ऑटोमेशन के भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। सो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप पहले डिसाइड करें कि आपका लेवल ऑफ ऑटोमेशन क्या होगा। अब जो इस तरह की केस स्टडी में स्टूडेंट यूजुअली मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि पैसेंजर ने फॉर्म फिल करके क्लर्क को दिया, क्लर्क ने वेरीफाई किया और उसको डेट्स दे दी। इसमें सिस्टम ने क्या किया, राइट? सो यहाँ पर ये चीज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कितना करेंगे और कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये एक वेब बेस्ड सिस्टम है और मैंने ये सोच लिया है कि एक्टर जो है वो, ये चीज़ अब कहाँ से होगी क्लैरिटी, ये जो आपने यूज़ केस डायग्राम बनाई है और अगर कोई मिसिंग यूज़ केसेस आपने खुद से सोचे हैं, ये वहाँ से क्लैरिटी आएगी कि आपने क्या अजम्पशन लेके काम किया है। ये चीज़ पहले आप एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट में बता चुके होंगे, ठीक है? हम क्या कहते हैं आमतौर पर कि आप अजम्पशन ले लो, एम्बिगुटी आपने आइडेंटिफाई की, नाउ एज्यूम समथिंग। सो आई हैव आइडेंटिफाइड द एम्बिगुटी ऑफ कि ये वेब बेस्ड है या किस तरह से है, एंड देन आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू टेक क्या चीज़ कि मैं अब इसको वेब बेस्ड बना दूंगी और पैसेंजर वहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करेगा,
ऑनलाइन रिजर्व कराएगा, ठीक है। अब ये मेरी चीज़ कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये चीज़ मेरी यूज केस डायग्राम से रिफ्लेक्ट होगी, ये चीज़ मेरी यूज केस डिस्क्रिप्शन से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब जब मैं आपके एम्बिगुइटी वाले क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट्स पढ़ूंगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ूंगी कि आपने ये इंटरव्यू क्वेश्चन फिर क्लाइंट से या किसी से भी पूछा है कि नहीं पूछा, फिर आई एल सी कि आपने यूज केस डायग्राम के ऊपर उसको कैसे मैप किया है, यूज केस डिस्क्रिप्शन में उसे कैसे मैप किया है, एंड सो ऑन, और डीसीडी में कहाँ पर वो फंक्शंस डालते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपके क्वेश्चंस की फिर मैपिंग चेक होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद उसने यहाँ पे रिजर्व सीट लिखा है जी। मैम मसलन के एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स वो चीज़ है कि अगर हमने केस स्टडी जो आई है उसको हमने अपने लिहाज से डिजाइन करना है, पहले बताना है कि वो ऑनलाइन हम करने लगे हैं या फिर हम लोग उसे मैनुअली करने लगे हैं, उसकी हमने उसे डिस्क्रिप्शन देनी है ताकि जो हम बनाएंगे उसकी क्या आगे फिर हम लोग डायग्राम वगैरह हाँ, मैं से यही बता रिफ्लेक्ट रही हो। हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ये लेवल ऑफ ऑटोमेशन जो है कितना ऑटोमेट करना है, दैट वाज नॉट डिफाइंड। अभी आप कहेंगे कि ऑटोमेशन ये है कि मुझे रजिस्टर कर दिया जाए, मुझे एक कार्ड इशू हो जाए, मैं जाऊँगा ट्रेन स्टेशन पर स्कैन करूँगा और मैं बैठ जाऊँगा, और वो मैं कहीं से लोड कराता रहूँगा उसमें पैसे फॉर एग्जाम्पल, और वो मैं जब भी हर दफ़ा जाऊँगा ट्रेन के ऊपर तो मेरे उतने डिडक्ट हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 1000 की ट्रेन है की टिकट है तो वो 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, एंड सो ऑन, हर स्टेशन के हिसाब से, ठीक है। या मैं जब एग्जिट करूंगा मैं उस वक्त उसको स्कैन करूंगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका मुझे चार्ज हो जाएगा। सो लेवल ऑफ ऑटोमेशन, अब यहाँ पे कार्ड वाली कोई बात नहीं है, बट द थिंग इज कि हम इसको ले जा सकते हैं किसी भी जगह तक, राइट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होगा, जितनी बात गिवन है आप उसको डिजाइन करेंगे, और साथ साथ जहाँ पे एम्बिगुइटी आ रही है, जैसे मैंने एक क्या कहा है कि मैं इतना ऑटोमेट कर रही हूँ कि अब क्लर्क की जरूरत नहीं है, पैसेंजर घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म खोलेगा, फिल करेगा और सबमिट करा देगा, गॉट इट। तो ये चीज़, अच्छा उसके बाद यूज केसेस हैं, ये तो सिमिल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, रिजर्व सीट है, कैंसिल रिजर्वेशन है, अपडेट ट्रेन इन्फॉर्मेशन है, रिपोर्ट जनरेशन, लॉग इन, व्यू रिजर्वेशन स्टेटस और व्यू ट्रेन स्केड्यूल। इसके बाद अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा है कि पैसेंजर घर से ही ऑनलाइन हो जाएगा, तो क्या वो एज अ गेस्ट रिजर्व करा सकता है सीट, या उसे अपना एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, जैसे आपके आईडीज, ईमेल आईडी बन जाते हैं, आपका फेसबुक का अकाउंट बन जाता है, तो हर जगह पर मेरा एक अकाउंट बन जाए, और अब मैं ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना हो तो भी मुझे अकाउंट की भी ऑप्शन होती है कि मैं अकाउंट बना लूँ, या मैं एज अ गेस्ट ये भी सिर्फ शॉपिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने अकाउंट बना लिया, रजिस्टर कर लिया, और अब फिर मैं उसके बाद ट्रेन की सीट्स रिजर्व करा सकती हूँ। तो वो जो रजिस्ट्रेशन है उसका भी यूज़ केस ऐड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि मेरी एक आईडी और पासवर्ड बन जाएगा हर दफ़ा मैं लॉगिन कर लूँगी उसके बाद। सो लॉगिन के यूज़ केस से पहले रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। देन ये मोटे मोटे यूज़ केसेस हैं या मेन यूज़ केसेस हैं जो कि आप ज़रूरी बनाएंगे वाइल ड्राइंग योर यूज़ केस डायग्राम। उसके बाद कन्फ्यूजन्स क्या हैं, पेमेंट की डिटेल्स, वेयर एंड हाउ टू पे, फेयर कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, कैपेसिटी पूछी हुई है, जेंडर की रीज़न क्यों पूछी हुई है, क्या आपने किस जेंडर के लिए बुकिंग करानी है, क्या हम इसको कहीं पे एडजस्ट करेंगे कि मेल्स को एक तरफ कर दें, फीमेल्स को एक तरफ कर दें, नंबर ऑफ सीट्स कितनी वो करा रहा है ये भी उसे पूछना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैसेंजर का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी चाहिए हो सकता है। तो अडल्ट्स हैं, किड्स हैं, क्या इसके ऊपर कोई डिफरेंट है, इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास है, ये डिटेल्स नहीं है। सो वंस अगेन ये डिटेल्स नहीं है, जितना आपको टाइम मार्जिन मिलता है। अब वंस अगेन अगर मैं कहूँ कि कोई आपको देता है ये सिस्टम डेवलप करने के लिए, कोड करने के लिए, तो आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे। क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई अंडरस्टैंड कि आपके पास टाइम थोड़ा था, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें स्कैन की है आप सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन ही डालेंगे, ठीक है। बट वंस अगेन फॉर अ थारो डिस्कशन एंड फॉर क्या कहना चाहिए, आप थोड़ी, हम क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग काइंड कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको सारे पॉइंट्स और सारे एस्पेक्ट्स इस वक्त बता रही हूँ जो मैंने इसमें देखे हुए हैं, कि ये सारे क्वेश्चंस भी आएंगे कि अडल्ट्स के लिए सेपरेट करना है, किड्स का फेयर चार्जेस अलग हैं, कोई कौन सी किड्स हैं जिनका मैं भी चार्ज नहीं करते या जिनकी सीट ही नहीं बनती, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी या बिजनेस क्लास का कोई डिफरेंस है तो वो भी हम इसमें पूछ सकते हैं, राइट।
कैंसिल रिजर्वेशन है तो फिर एम्बिग्विटी है कि कैसे होगी कैंसिल, किस डेडलाइन तक कैंसिल हो सकती है, कैंसिल होगी तो उसके बाद क्या उसे रिफंड करेंगे या उसके ऊपर कोई पेनल्टी होगी कि 50% रिफंड होगा और नहीं होगा बाकी, या कैंसिल रिजर्वेशन की ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी सुबह तो ट्रेन चल पड़ी है फॉर एग्जांपल। फिर अपडेट ट्रेन इन्फॉर्मेशन है। अपडेट ट्रेन इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी बिग यूज केस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ट्रेन राउट्स, ट्रेन नेम, ट्रेन नंबर, ट्रेन राउट्स, एंड देन दे आर सेइंग कि हम चेंज कर दे राउट। कब चेंज करना है? ऐसा तो नहीं कि पैसेंजर्स ने टिकट ले ली और अब आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई स्टेशन आता है मिड वे में और अब हम वहाँ नहीं रुकेंगे फॉर एग्जांपल, या हमने राउट चेंज कर दिया अब हम वहाँ से नहीं गुजरेंगे। तो ऐसा है तो फिर हमें उस पैसेंजर को इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्या रिजर्वेशन से पहले हम स्केड्यूल चेंज कर रहे हैं या रिजर्वेशन के बाद भी हम उसको चेंज करी जा रहे हैं? ठीक है, तो ये जो इसका स्केड्यूल मैनेजमेंट है, हाँ व्यू ट्रेन स्केड्यूल आया ना आगे 7 नंबर पे, तो व्यू ट्रेन स्केड्यूल से पहले जो चीज़ इज इम्पॉर्टेंट दैट इज कौन बना रहा है स्केड्यूल, कहाँ बना हुआ है, फिर डिस्प्ले होगा। ठीक है, जैसे अभी हम आपको कहते हैं ना, और ये जो स्केड्यूल की मेंटेनेंस है दिस इज नॉट एन ईजी थिंग कि आप कहें कि व्यू हो जाएगा ट्रेन स्केड्यूल। व्यू कहाँ से होगा? सिस्टम में कोई डालेगा तो व्यू होगा, और सिस्टम में कैसे डालेंगे? ठीक है, अभी कोई बता सकता है टाइम टेबल कैसे बनता है आप लोगों की क्लासेस का? ठीक है, क्विकली चले मैं आपको आइडिया देती हूँ। कौन सी क्लास कौन से रूम में होगी, कौन सी डिग्री की होगी, कौन सा टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, ये एक टाइम टेबल बनता है जो कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा हुआ है। तो ये कोई बैठ के बनाता है। सेम वे में ट्रेन का स्केड्यूल कोई बनाएगा कि मंडे को इस टाइम पर ये ट्रेन इस स्टेशन से जाएगी, इस स्टेशन पे पहुंचेगी। जैसे इन्होंने कहा हुआ है कि ट्रेन का नेम, ट्रेन का नंबर, बोर्डिंग एंड डेस्टिनेशन स्टेशंस, ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, ये कोई डालेगा ही तो पता चलेगा, अदरवाइज सिस्टम को खुद से तो पता नहीं चलेगा। सो समबडी इज वर्किंग फॉर द स्केड्यूल मैनेजमेंट, और स्टेशन मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर, स्केड्यूल मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर। सो स्केड्यूल मैनेजमेंट के अंदर एक आएगा क्रिएट स्केड्यूल, अपडेट स्केड्यूल और फिर व्यू स्केड्यूल। ठीक है, ये जो इसकी शेड्यूलिंग हो रही है। देन देयर इज स्टेशन मैनेजमेंट। स्टेशन मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी मैंने ये बात की थी कहाँ पर, रिजर्वेशन के लिए और अपडेट ट्रेन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ट्रेन राउट किसके ऊपर बेस करता है? स्टेशंस के ऊपर, कि ड्यूरेशन क्या है और आप कहाँ कहाँ से कौन कौन से बोर्डिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक आप कहाँ कहाँ रुकेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेन क्योंकि रुक के ही जाती है, तो स्टेशन कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ये सारी स्टेशन की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? लाहौर में स्टेशन है या नहीं, कैसे पता चलेगा? सिस्टम को खुद से तो पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि कहीं आपने स्टेशन क्रिएट किए हैं, फिर मैं कहूँगी कि ओके स्टेशन ऐड कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल हाँ, फिर उसके बाद है रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट जनरेशन करनी है, किसके लिए करनी है, किस तरह की रिपोर्ट्स हैं? डिफरेंट रिपोर्ट्स, उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है रिपोर्ट का, दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड हेयर। इन्होंने कहा है टू जनरेट रिजर्वेशन चार्ट, मंथली ट्रेन रिपोर्ट। किसके लिए रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं? दैट इज़ फर्स्ट थिंग। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक पैसेंजर के लिए कर रहे हैं कि मैंने कितनी इस मंथ में ट्रैवलिंग की है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। और अगर मैं कहूँ कि आप एक मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो वो क्या इंटरेस्टेड होगा कि कौन कौन सी जगह पे लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और हमें वहाँ से अर्निंग क्या हो रही है, रेवेन्यू क्या आ रहा है, या कौन सी ट्रेन है जो कि खाली ही जा रही है फॉर एग्जांपल। तो रिपोर्ट जनरेशन की डिटेल्स मिसिंग है, तो इसको बस आप एक ओवल बना देंगे रिपोर्ट जनरेशन और किसके लिए हो रहा है। मे बी आप एक यहाँ पर इन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है कहीं पे, एक एडमिन फॉर एग्जांपल आप उसके लिए बना देते हैं। ठीक है, और एडमिन क्या क्या कर सकता है, उसके राइट्स एंड रिजर्वेशन, उसके जो राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो वंस अगेन यहाँ पर इतनी कोई डिटेल्स नहीं है उसकी। ठीक है, सो वंस अगेन वी नीड टू डिफरेंशिएट ना कि पैसेंजर क्या कुछ कर सकता है, पैसेंजर को क्या कुछ नज़र आ रहा होगा। ये जब हम एक सिस्टम कोड करते हैं उस वक्त ये सारी बातें वहाँ पर डालनी ज़रूरी होती हैं।
और अगर वो हम नहीं डालते हैं तो फिर, लेकिन वंस अगेन मैं क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहूँगी कि आपको यहाँ जितनी चीज़ें मिली हैं मैक्सिमम उनको डालें पहले और उसके बाद एक्स्ट्रा वाली चीज़ें सोचिएगा। मिसिंग रिक्वायरमेंट्स में, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स में ये ज़रूर आपके माइंड में आया होगा कि कौन देख रहा है ये रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो ये आप वहाँ क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन उसके बाद इसका कुछ नहीं फिलहाल अभी हम करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी बिग यूज केस जो कि फिर फर्दर आगे इसमें ब्रांचेस होंगी। अच्छा, लॉगिन है फॉर सिक्योरिटी रीजंस ऑल द यूजर्स, तो ऑल द यूजर्स आर नॉट डिफाइंड, कहीं पे अभी तक उसने डिफाइन नहीं किया कि सिस्टम का यूजर कौन कौन है। और मैंने कहा है कि मैं क्योंकि ऑटोमेट कर रही हूँ तो पैसेंजर इज वन यूजर, क्लर्क की ज़रूरत है कि नहीं है ये आप लोग डिसाइड करें, फिर एडमिन की ज़रूरत है और किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। फिर ओके, व्यू रिजर्वेशन है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने आपको पहले बता दिया लॉगिन है तो लॉग आउट भी होगा, साइन अप भी होगा। व्यू रिजर्वेशन स्टेटस, ऑल द यूजर शुड बी एबल टू सी द रिजर्वेशन स्टेटस ऑफ द ट्रेन ऑनलाइन। अब ये किस किस्म का ऑनलाइन है, मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं वेब पे कर रही हूँ। आप लोगों ने जिस तरह का ऑनलाइन सोचा होगा आप उसके मुताबिक इसको इंटरप्रेट करेंगे। कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास तो सिस्टम नहीं है, मैं ट्रेन रेलवे के ऑफिस जाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि मेरी मंडे की सुबह 6 बजे की ये वाली ट्रेन फॉर एग्जांपल रिजर्व कर दें, तो वहाँ कोई क्लर्क बैठा होगा जो कि सिस्टम को एक्सेस कर रहा होगा और वो मेरे लिए रिजर्वेशन कर देगा और पेमेंट वगैरह वाला इशू भी चेक कर लेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा भी तो होता है ना कि हर कोई तो नहीं वेब पे रिजर्वेशन करा रहा होता, यानी आप ऐसे नहीं कह सकते अपने क्लाइंट को कि जाओ पहले ऑनलाइन खोलो और रिजर्व करा लो। ऑफिस में हमेशा कोई ना कोई लोग बैठे होते हैं जो कि इस तरह के काम कर रहे होते हैं जिनके लिए जो कि एक्सेस नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल सिस्टम को या फॉर सम रीजन, राइट। सो दे आर गोइंग टू द ऑफिस एंड देन दे विल टेक द, उसका वो फिर कर रहे होंगे उसको, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कंफर्म्ड, RAC और वेटेड लिस्ट। इसकी डिटेल्स नहीं बताई हुई उन्होंने, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि RAC क्या है, वेटेड लिस्ट क्या है, राइट। हम अपने पास से ज्यूम नहीं करेंगे फिलहाल, अभी हम पूछ लेंगे कि ये क्या है, क्योंकि ज्यूम करके तो फिर आपको उसका यूज केस भी बनाना पड़ेगा, आपको उसको कोड करना पड़ेगा आगे जाके। सो कीप इट सिंपल, मेक एन इंटरव्यू क्वेश्चन। व्यू ट्रेन स्केड्यूल, प्रोविजन शुड बी गिवन टू द हु क्रिएट स्केड्यूल, कैसे होगा स्केड्यूल क्रिएट, ये मैंने पहले भी आपको, जी मैम ये आ रहे क्या कही, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ नहीं रही। मैम मैं कह रहा हूँ कि ये RAC वेटेड लिस्ट को हम क्या कहेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसका मैं कह रही हूँ कि इसका आप एक इंटरव्यू क्वेश्चन बना दो, क्योंकि इसकी डिटेल्स नहीं है। RAC वैसे होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन और वेटेड लिस्ट। वेटेड लिस्ट हमें नाम से पता तो चल रहा है, बट द थिंग इज कि पहले काफ़ी लंबी केस स्टडी है, तो आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक क्वेश्चन मार्क बनाएं, इंटरव्यू क्वेश्चन बना दें। वेटेड लिस्ट क्या होती है कि अच्छा अगर कोई और करवा लेता है, मैं वेटिंग में हूँ, सीट अवेलेबल होगी तो मुझे कॉल कर दें या मुझे मैसेज कर दें, SMS कर दें, ठीक है। अच्छा, अब वंस अगेन यहाँ पर कॉलिंग वाली SMS वाली कोई फैसिलिटी नहीं है। एक और चीज जो आप इंटरव्यू क्वेश्चन में हमने करना है कि हमने ये लिखना है कि फॉर हम ये RAC का लिखते हैं, हम कहेंगे कि यानी कि जो क्लाइंट है उसने ये डिफाइन नहीं किया, क्लाइंट डिफाइन हाँ, अबाउट द RAC, क्वेश्चन मार्क डाल के, और ये क्वेश्चन होगा, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होगा। दो पार्ट्स हैं, आइडेंटिफाई एनी एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट, व्हाट इज RAC, दैट इज एम्बिगुअस एंड दैट इज ऑल्सो एन इंटरव्यू क्वेश्चन। RAC इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड है, तो ये एक एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट है। और जब मैं इसको एज अ क्वेश्चन पोज करती हूँ कि व्हाट इज RAC, वी नीड टू आस्क टू द क्लाइंट मे बी, ठीक है, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। अच्छा, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी जो है ना, ये आप डिफरेंट लोगों से कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए अलग बनते हैं और आपके रिक्वायरमेंट एनालिस्ट, डोमेन एक्सपर्ट्स के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स हो सकते हैं, डिज़ाइनर, कोडर, कोई भी हो सकता है जिससे आप कोई इंटरव्यू करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जब भी हम एक सिस्टम बनाने लगते हैं तो हम सोचते हैं पहले कि हम किस किस को पूछेंगे कोई बात, मतलब किससे रिक्वायरमेंट्स लेनी है, किससे सिस्टम की क्लैरिटी होगी। तो अगर तो मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है इसका,
तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सीनियर से पूछ लूँ, नेट पे जाके सर्वे कर लूँ, तो मैं नेट पे क्या ढूंढूंगी, क्या सर्च करूंगी? अभी हम गूगल करेंगे RAC तो उसकी मुझे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लेकिन क्लाइंट किस तरह का इम्प्लीमेंट कराना चाहता है वो फिर क्लाइंट से या यूजर से पूछनी पड़ेंगी डिटेल्स, ठीक है? और वो अपने मैनुअल सिस्टम में RAC और वेटेड लिस्ट को कैसे रखते हैं, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वंस अगेन कीप इट सिंपल। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग तो एक अलग से एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है? तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं अभी आपको कट इट शॉर्ट, जस्ट आस्क व्हाट इज RAC। मैम ऐसे ही आप बिल्कुल एक पेपर में देंगी यूज केस स्टडी, यानी कि ऐसी क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर ऐसे ही सिनेरियो आप बना के दिया होगा आपने, हो सकता है इससे मुश्किल हो, इससे इससे डिफरेंट मुश्किल हो, होगी। इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अब तो ये डिफरेंट तो हमने सब कुछ कर लिया ना, नहीं, सो इट कैन बी मतलब हम डिफरेंट। कर लिया है। क्वेश्चन तो मतलब मैम यही हो सकते हैं कि आप यूज केस डायग्राम बनाए, इसकी ERD बनाए और में क्लास डायग्राम बनाए, लेकिन उसका आप डिफरेंट आप हमें वो दे सकते हाँ, हैं, हो सकता है मैं यूज आपको केस कोई दे सकते शूटिंग गेम की केस स्टडी दे दूँ। उसकी आप रिक्वायरमेंट्स तो देंगी ना, जैसे आपने ये पूरी बताई हुई है एग्जैक्टली मैं हमें। दूंगी, मैं कुछ तो दूंगी, और कुछ इसी तरह की बातें होंगी कि जब हम उनकी डिटेल्स में जाते हैं देन दैट बिकम्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने देखिए ये आपको एक अच्छी डिस्क्रिप्शन थी केस स्टडी की, इस पर आप बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं अभी, राइट? सो आपके यस 10-12 यूज केसेस तो आराम से वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल आते हैं। उसके बाद अगर हम और सोचें, हमें टाइम मिले, हमने कोड करना हो तो हम और सोचेंगे और बहुत सारे यूज केसेस निकल आएंगे, ठीक है? क्योंकि ये एक छोटा सा सिस्टम नहीं है कि जिसमें 10 यूज केसेस से काम चल जाएगा। इट्स अ वेरी बिग यस सिस्टम, राइट? मैम, पर हमने तो देखना है ना कि उसी के अंदर रहते हुए जितनी हाँ जी, मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड वही की है, बता रही मतलब ये हूँ बहुत। कि आपको जितना टाइम गिवन है, और वंस अगेन देखिए मैं एक पेपर चेक करती हूँ या एक क्विज चेक करती हूँ जिसमें एक स्टूडेंट ने सिर्फ ये 7 यूज केसेस बनाए हुए हैं, और एक मैं क्विज चेक करती हूँ जिसमें उसने 15 यूज केसेस बनाए हैं, अंदर से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। तो डेफिनेटली एक कंपैरिजन भी आ जाता है कि विच वन इज बेटर, और दो स्टूडेंट्स सेम टाइम में काम कर रहे हैं और उन्होंने देखिए किसी ने 15 भी लिखे हैं और वो ठीक है, और किसी ने 7 लिखे हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो 7 है। व्हाट माई पॉइंट? तो इसको मैम अब अच्छी तरह केस स्टडी को जूम इन करना पड़ेगा, आपको इसको डिग डाउन करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। और अगर अब आप अपना टाइम वेस्ट करें एक दूसरे को ईमेल या SMS करने में या एक दूसरे से कॉपी के चक्करों में, तो फिर आप टाइम वेस्ट कर देंगे। बात समझ रहे हैं? सो रिलाई ऑन योर सेल्फ। जी ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएटेड रिलेटेड मिसिंग यूज केसेस, मैंने कुछ आपको बताए हैं। रजिस्ट्रेशन का हो सकता है, स्केड्यूल मैनेजमेंट का हो सकता है, स्टेशन मैनेजमेंट का हो सकता है, और ठीक है इस तरह की चीज़ें पेमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं। टिकट मैनेजमेंट इट सेल्फ सेपरेट हो सकता है, हैंडल रिफंड्स हो सकता है। ये मेन यूज केसेस हैं जो कि इसके अलावा निकल सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये था आइडेंटिफाई एसोसिएटेड रिलेटेड मिसिंग यूज केसेस। उसके बाद है फुली ड्रेस डिस्क्रिप्शन फॉर रिजर्व सीट। अब मैंने क्योंकि डिफाइन कर लिया है कि क्लाइंट खुद ही करेगा, तो मेरा रिजर्व सीट कैसे होगा कि पैसेंजर सिलेक्ट्स रिजर्व सीट फॉर्म फ्रॉम द सिस्टम डिस्प्लेज अ फॉर्म। अच्छा, अब आपने ये नहीं कहना कि वो सबमिट करा देगा फॉर्म, आपने ये कहना है कि वो ये इनपुट करेगा, क्या सीट सिलेक्ट करेगा, डेट सिलेक्ट करेगा, क्योंकि ये उसकी कंपलसरी इनपुट है। इसके बगैर रिजर्व सीट का यूज केस यानी कि फॉर्म डिस्प्ले हुआ और फॉर्म सबमिट हो गया, दिस इज नॉट अ जेन्युइन यूज केस किसी भी सिस्टम के लिए, राइट? इसकी स्टडी के लिए हो या आपने जो कोई और असाइनमेंट्स की हैं उनके लिए, सिस्टम फॉर्म डिस्प्ले करेगा और फॉर्म सबमिट हो गया। फॉर्म में कोई चीज़ खाली फॉर्म सबमिट करा देगा तो क्या होगा? ऑल्टरनेटिव फ्लो। कोई एंट्री मिसिंग है, जैसे इसमें अगर डेट मिसिंग है तो क्या होगा? सिस्टम विल डिस्प्ले एन एरर कि प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड डेट एंड टाइम। फिर अगर आप कहते हैं 0 सीट्स रिजर्व करानी है या आप कहते हैं 100 सीट्स रिजर्व करानी है, अगेन आपका सिस्टम जो है वो चेक करेगा 0 नॉट अलाउड, मे बी ग्रेटर देन दिस नंबर 100 तो है ही नहीं, तो दैट इज नॉट अलाउड फॉर एग्जाम्पल। या आप कहते हैं 4 रिजर्व करानी है और सिस्टम चेक करता है 4 आर नॉट अवेलेबल, तो वो क्या कहेगा?
कि ये ठीक है। तो यहाँ से ये मैं बता रही हूँ कि यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन और ऑल्टरनेटिव फ्लोज, हर वो चीज़ जो यूज़र एंटर करेगा, सिस्टम विल वेरीफाई द इनपुट्स एंड इट विल रिटर्न ओके इन द नॉर्मल फ्लो, और एल्स क्या होगा कि वो ये सारे एरर बता रहा होगा कि प्लीज़ एंटर दिस, करेक्ट डेटा नहीं है, इनकरेक्ट है, कहीं पे साइन आउट हो गया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस हो गई है तो भी वो कह सकता है, कहीं पर सिस्टम इंटरप्शन कोई और आ गई है तो वो भी वो कह सकता है कि आपका यूज़ केस कंप्लीट नहीं हुआ, रीट्राई करें फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये फुली ड्रेस्ड यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप 2 कॉलम फॉर्मेट में रखें ताकि आप एक्टर की एक्शन और सिस्टम के रिस्पॉन्सेज बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल मैं एग्जाम में नहीं पूछूंगी, इसलिए फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। ये आपका डेटाबेस से रिलेटेड है, क्या क्या चीज़ हम सिस्टम में सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर है डोमेन मॉडल। अब इसमें अगर देखें तो डोमेन की एंटिटीज़ कौन कौन सी बन रही हैं, ट्रेन है, क्लर्क है, फॉर्म है, पेमेंट है, रिजर्वेशन इटसेल्फ एक बन सकता है, ट्रेन है, स्केड्यूल है, रिपोर्ट है, लॉगिन भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेन मोटी मोटी जो क्विकली मैं आपको बता सकती हूँ इसकी एंटिटीज़ हैं। इनके आप एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करेंगे और आप इनके एसोसिएशंस, मल्टीप्लिसिटीज आइडेंटिफाई करेंगे। देन यू आर सपोज टू मेक अ DCD, डिज़ाइन क्लास डायग्राम में वंस अगेन ये सारी क्लासेस तो आनी ही हैं और इसके अलावा बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। वो फिर आपको देखना पड़ेगा। सीट इटसेल्फ हो सकती है, ठीक है, स्टेशन हो सकती है, पेमेंट या फेयर से रिलेटेड हो सकती है, और राउट हो सकती है एक, और ठीक है। तो ये आपकी वंस अगेन 10 to 12 तो आराम से क्लासेस निकल आएंगी, राइट। मैम क्वेश्चन 6 से 7 में फर्क क्या है, मेजर डिफरेंस? डोमेन मॉडल और डिज़ाइन क्लास डायग्राम को ना आप जाके आप लोग पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आज का हमारा एजेंडा नहीं है ये चीज़ डिस्कस करना। डोमेन मॉडल इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड डिज़ाइन क्लास डायग्राम इज़ अ डिफरेंट थिंग। वी हैव स्टडीड सेपरेट चैप्टर्स, उसके लिए आप बुक से जाके पढ़ें कि डिफरेंस क्या है, राइट। सो ये हो गई आपकी केस स्टडी की डिस्कशन। दिस इज ओवर फ्रॉम माय साइड केस स्टडी के लिए। जी मैम, नाउ ये योर आपने क्वेश्चन। ये जो आपने ERD और डाटा मॉडल का कहा कि ये पेपर में नहीं आएंगे, यानी कि इसको छोड़ देना पेपर के लिए। हाँ जी, इसको लिए आपको मेरे एग्जाम के लिए इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं ना, तो जब हम डिज़ाइन करवाते हैं तो हम ये भी साथ ही करवा देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप कह रहे हैं कि पैसेंजर का रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और पीछे डेटाबेस में कोई टेबल ही नहीं है जो उसको सेव करे, ठीक है। जी मैम, ठीक है। तो इसलिए हम मैपिंग के लिए मैं साथ ही कराती होती हूँ हमेशा इसको, लेकिन अभी आप छोड़ दें इसको, ये मैं एग्जाम में नहीं पूछूंगी। दिस इज पार्ट ऑफ योर डेटाबेस कोर्स। एक्सक्यूज मी मिस। जी मिस आपने ना डोमेन मॉडल की अपलोड नहीं की है, तो वो अपलोड कर दें। अच्छा, हाँ, मुझे ईमेल आई थी, मैं उसको चेक नहीं कर सकी, मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, एक और क्वेश्चन पूछना है। जी क्या क्वेश्चन है? मैम ये पूछना है कि अगर हमने शुरू में आपने बताया कि हमें रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को हम देखेंगे कि हमें मैनुअल करना है, कितना ऑटोमेट करना है इससे, तो जब रिजर्व सीट में वहाँ पे इंफॉर्मेशन ये गिवन है, the reservation form is filled by the passenger and given to the clerk, and वो clerk आगे फिर availability of seat चेक करेगा, तो क्या फिर हम ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर देंगे और हमने अपने हिसाब से उसको बताने कि सिस्टम कितना ऑटोमेट करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब सिस्टम है ना, तो अगर क्लर्क ने ही वेरीफाई करना है तो सिस्टम का क्या फ़ायदा है। तो क्लर्क हो सकता है कि फॉर्म ले आपसे, फॉर एग्जांपल एक तरीका ये हो सकता है कि आपने मैनुअल फॉर्म पैसेंजर से फिल कराया, फिर क्लर्क ने उसकी एंट्रीज की सिस्टम में खुद, जैसे होता है ना मैं जाऊँ और वो मुझसे पूछ के करेगा, तो मुझसे पूछेगा, मैं एज अ पैसेंजर, क्लर्क मुझसे पूछेगा और सिस्टम में एंट्री खुद करेगा, और एंट्री करते करते वो मेरे नाम के स्पेलिंग ही चेंज कर देगा, तो वो फिर मुझे उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं खुद से भी एंट्री करती हूँ तो भी इस नाम की स्पेलिंग चेंज हो सकती है। बताने का मकसद ये है कि हम जितना ऑटोमेट करते जाते हैं उतना एक बेटर सिस्टम की तरफ चले जाते हैं। सो मेरा मैनुअल फॉर्म फिल करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट,
क्लर्क ने जो एंट्री की है सिस्टम में मैंने उसे बताया और क्लर्क ने सिस्टम में एंट्री कर दी और फिर सिस्टम ने वेरीफाई कर लिया कि सीट अवेलेबल है कि नहीं। अदरवाइज क्लर्क को क्या करना पड़ेगा, उसे तो सारा रजिस्टर खोल के चेक करना पड़ेगा कि आज के दिन इस ट्रेन की कितनी सीटें रिजर्व हो चुकी हैं। वो कहीं ना कहीं काउंट मैनेज कर रहा होगा, या वो कहेगा कि ओके 4 लोग पहले करा के गए हैं या 20 लोग पहले करा चुके हैं और 25 सीटें पहले रिजर्व हो चुकी हैं और अब कितनी रह गई हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो सिस्टम का क्या फ़ायदा है फिर? लेकिन मैम जो बात यह है कि यहाँ पे वहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि सेमी ऑटो सिस्टम है, जिसको आप आगे फर्दर कह रही हैं कि हमने उसको इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करके हम उसको फुली ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं। तो वही मैं पूछा कि हम इंफॉर्मेशन डिस्कार्ड भी नहीं, करना फुली ऑटोमेटेड तो मेरा भी सिस्टम नहीं है, मैं उसे वेब पे ले गई हूँ। लेकिन अभी जो मेरी पैसेंजर की वेरिफिकेशन वगैरह है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि मेरी टिकट घर पर प्रिंट हो जाए, मुझे एक कार्ड मिल जाए जिसमें मैं अपनी अमाउंट लोड करूँ, मैं जस्ट ट्रेन स्टेशन जाऊँ और स्कैन कर लिया करूँ उसको, और मैं किसी भी ट्रेन के लिए और किसी भी टाइम पर किसी भी वक्त पर वो यूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं कि हमें बताया कुछ और गया, हमें बताया गया कि ये मैनुअल सिस्टम है और हमने इसे ऑटोमेट करना है। अब आप बात समझने की कोशिश करें कि मुझे ऑटोमेशन का फ़ायदा कम से कम इतना तो हो कि क्लर्क को रजिस्टर खोलकर चेक नहीं करना पड़ रहा कि कितनी चीज़ें रिजर्व हो चुकी हैं। ये चीज़ सिस्टम में पड़ी हुई है और सिस्टम वेरीफाई करेगा कि हाँ आज के दिन में इस ट्रेन के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, 4, 5, 6 जितनी भी चाहिए, ठीक है। इसके बगैर तो ऑटोमेशन का मकसद ही फोत हो जाएगा ना फिर। व्हाई आर वी डूइंग दैट मच, इतनी ज़्यादा पेन हम क्यों ले रहे हैं, हम इतना काम क्यों कर रहे हैं? इस हद तक तो ऑटोमेट करेंगे। तो मैम भी क्लर्क का जो रोल है वो तो मैंने खत्म हो आपको गया। 2 तरह बताया, क्या बताया? मैंने आपको 2 तरह बताया, क्लर्क के रोल के साथ भी बताया और क्लर्क के रोल के बगैर भी बताया। जी, कौन एक्सप्लेन करेगा अब इस बात को? मैं तो मतलब आई हैव एक्सप्लेन मल्टीपल टाइम्स, किसको समझ आ गया? यस मैम, मुझे समझ आ गई है। क्लर्क के साथ आपने ये कहा है कि ना हम फॉर्म फिल करके क्लर्क को देंगे और क्लर्क सिस्टम के अंदर वो एंट्री करेगा, और जो क्लर्क के बगैर है वो आपने कहा है कि जो यूजर है ना वो डायरेक्टली सिस्टम के अंदर एंट्री करेगा। जी, नुमान की बात समझ आई है? मैंने 2 तरीके बताए हैं, अब इसको सीक्वेंस में ज़रा सुन लें। पहला तरीका ये है कि मैंने घर बैठे एक वेबसाइट खोली, वहाँ पर मैंने कहा कि मुझे ट्रेन रिज़र्व करानी है, मैंने अपनी डिटेल्स फिल की, सिस्टम ने मुझे बताया कि हाँ ठीक है रिज़र्व हो गया, ओके। एक ये फ्लो है। दूसरा फ्लो क्या है कि मैं स्टेशन पे गई हूँ या रेलवे के ऑफिस कोई भी जगह है जहाँ रिजर्वेशंस होती हैं, मैं वहाँ गई हूँ, मैंने क्लर्क से कहा कि मुझे इस दिन के लिए ये ट्रेन रिज़र्व करनी है, और वो क्लर्क मेरे लिए मेरे बिहाफ पर कर रहा है रिज़र्व, क्योंकि मैं सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकती, या फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम यूज़ ही नहीं कर सकती, ठीक है। आपको पता ही है, अगर आप देखें तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या वो जो सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, तो वो क्लर्क को बताएंगे अपनी इन्फॉर्मेशन और क्लर्क उनके लिए सेव कर देगा। समझ आ गई? तो ये 2 तरह, क्लर्क का रोल हम ख़त्म टोटली नहीं कर सकते, लेकिन वेरीफाई कौन कर रहा है? आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरे नाम की स्पेलिंग वेरीफाई नहीं कर रहा सिस्टम, वो ये वेरीफाई कर रहा है कि आज के दिन में ये 4 सीट्स, 5 सीट्स, 6 सीट्स, 8 सीट्स अवेलेबल हैं भी या इस टाइम पे या नहीं, और मैंने कौन से राउट से होके जाना है वो मुझे बताएगा। गॉट इट? मैम इसका आपने अपने हिसाब से कोई सोल्यूशन आपने कहीं जनरेट करके रखा हुआ है? नहीं,